कहानी की शुरुआत में ही हम रूबी नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक दिन रात को अपने कार से जा रहे थे और बीच रास्ते में ही उसके कार के साथ एक छोटी बच्ची टकरा जाती है और फिर रूबी उस बच्ची को अपने साथ घर लेकर आती है और उसके कुछ टेस्ट वगैरह करती है जहाँ पर उसे उस बच्चे के ब्लड सैंपल में कुछ रेड मर्क्यूरी मिलते हैं। और इसके बाद ही रूबी को ये पता चलता है कि दरअसल उस छोटी बच्ची को एक रेयर डिजीज है और इसीलिए उसके ब्लड सैंपल में रेड मर्क्यूरी है और उसे अगर बचाना है तो इसी रेड मर्क्यूरी को उस लड़की को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बिमल और कुमार नाम के दोनों फ्रेंड्स को देखते हैं जिन्हें एडवेंचर करना और अलग अलग चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था और अपने एक जान पहचान वाले बाके श्याम धौर से उनके फादर राधेश्याम धौर के बारे में पता चलता है जो कि एक साइंटिस्ट थे। और एक दिन बिमल और कुमार बाकी श्याम के घर रुकते हैं और रात को उन्हें बाकी श्याम के घर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और बाकी श्याम इन सब से बहुत डर गए थे, इसीलिए उन्होंने विमल और कुमार को एक दिन रात को उनके घर में रुककर इसके बारे में तहकीकात करने के लिए कहा था। और फिर उस आवाज को फॉलो करते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और उस कमरे के बेड को हटाने के बाद उन्हें उसके नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और उस बेसमेंट के बारे में बाकी शाम को भी कुछ पता नहीं था। और इसके बाद वो लोग जब उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल ये तो बाकी शाम के फादर राधे श्याम जी की लैब था। और फिर इस लैब में उन्हें एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है जो कि एक ऑडियो रिकॉर्डेड जैसा था और बहुत ही एडवांस था और इसी बॉक्स से ही रात को ऐसे आवाजें निकलते थे। इसके बाद बिमल अपने एक पहचान वाले साइंटिस्ट हिरणमय बोस को ये बॉक्स दिखाते हैं और फिर वो लोग इस बॉक्स को लेकर छानबीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रूबी को देखते हैं जो कि उस छोटी सी बच्ची को लेकर बहुत परेशान थी और फिर वो अपने एक फ्रेंड को उसी रेड मर्क्यूरी के बारे में पूछती है और ये देखा जाता है कि रूबी खालिद नाम के अपने जिस फ्रेंड से बात करती है वो दरअसल राधेश्याम धौर के ही स्टूडेंट थे और राधेश्याम धौर 5 साल पहले गुजर गए थे और उनके मरने से पहले उन्होंने खालिद को इसी रेड मर्क्यूरी के बारे में बहुत कुछ बताया और इस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए भी रेड मर्क्यूरी चाहिए था, इसीलिए ही रूबी ने खालिद को इसके बारे में पूछा था। और खालिद कहते हैं कि उन्हें इन सब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर उस रेड मर्क्यूरी के आइलैंड में जाना होगा तो उससे पहले उन्हें एक और गुफा में जाना है जहाँ पर जाने के बाद उन्हें उस आइलैंड में जाने का रास्ता मिलेगा, ऐसा राधेश्याम ने ही खालिद को कहा था। और इसके बाद देखा जाता है कि रूबी अपने पहचान वाले एक प्रोफेसर को भी इस रेड मर्क्यूरी के बारे में बताती है और वो प्रोफेसर कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और जब तक वो वापस ना लौटे तब तक रूबी और खालिद इसके बारे में किसी और को ना बताए। और फिर ये देखा जाता है कि रूबी उस छोटी बच्ची जिसे रूबी रूमी कहकर बुलाती थी और खालिद तीनों पर ही एक दिन जानलेवा अटैक होता है और रूबी और रूमी किसी तरीके से तो बच जाती है लेकिन खालिद नहीं बच पाता है और उसके मौत के बाद रूबी बहुत ही डर जाती है। दूसरी तरफ खालिद राधेश्याम धौर के स्टूडेंट था, ये बात बिमल और कुमार को पता चलती है और वो लोग जब खालिद की मौत की न्यूज पेपर में पढ़ते हैं तो वो लोग भी डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद खालिद से मिलकर वो लोग इस आइलैंड और रेड मर्क्यूरी के बारे में कुछ पता लगा सके। और उस बॉक्स को अच्छे से छानबीन करने के बाद वो लोग देखते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी बातें रिकॉर्ड किए हुए हैं और वहीं से ही उन्हें राधेश्याम की एक रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस मिलता है जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि बहुत साल पहले वो एडवेंचर के लिए थाईलैंड पहुंचे थे और वहां से ही वो एक आइलैंड गए थे जहाँ पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है और उसी मंदिर के सामने से ही उन्हें एक स्टोन मिला था। जिस स्टोन को एग्जामिन करके उन्हें ये पता चला कि स्टोन के ऊपर रेड मर्क्यूरी था जो कि बहुत ही रियर था और इससे पहले किसी को इसके बारे में कोई सुराग भी नहीं मिला था। और राधेश्याम ने ये लिखा था कि अगर उनके लैब में अच्छे से छानबीन किया जाए तो उस आइलैंड तक जाने का एक मैप उन्हें मिलेगा। और इसके बाद बिमल और कुमार हिरणमय के साथ मिलकर उस लैब को अच्छे से छानबीन करते हैं और अपना दिमाग लगाने के बाद उन्हें उस लैब से आइलैंड पहुंचने का एक मैप मिलता है। और इसके बाद ही बिमल खालिद के मौत के बारे में पता करने के लिए आया था और इसी दौरान ही रूबी के साथ उसकी मुलाकात होती है और रूबी से बात करने के बाद बिमल और रूबी दोनों ही ये समझते हैं कि उन दोनों को ही एक ही चीज चाहिए था
और इसीलिए रूबी भी अब बिमल और कुमार के टीम में ज्वाइन करती है। और फिर बिमल देखते हैं कि दरअसल उन्हें जो मैप मिला था वो उस रेड मार्क्यूरी के आइलैंड तक जाने का नहीं है, बल्कि किसी और गुफा तक जाने का है। और रूबी कहती है कि खालिद भी ऐसे ही किसी गुफा में जाने की बात कर रहा था। और इसके बाद वो लोग उस मैप को अच्छे से समझकर उस गुफा में जाते हैं और वहाँ पर ही उन्हें बहुत साल पुराने एक बाबा जी मिलते हैं। और फिर वो उन्हें रेड मार्क्यूरी के बारे में पूछते हैं और फिर वो आदमी अपनी पास्ट लाइफ की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि वो और उनका एक फ्रेंड एक बार घूमते हुए इस गुफा तक पहुंचे थे और वहाँ पर तब एक प्राचीन बाबा जी रहते थे और उन्होंने ही इन लोगों को थाईलैंड के उस रेड मार्क्यूरी के लैंड के बारे में बताया था। और फिर वो लोग थाईलैंड के उस रेड मार्क्यूरी की लैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी दौरान उस आदमी का वही दोस्त समुद्र के नीचे बह जाते हैं और तभी उन्हें राधेश्याम धौर और उनके साथ आने वाले अल महिर नाम के एक आदमी मिलते हैं, जो दोनों मिलकर इन्हें बचा लेते हैं। और इसके बाद ही ये वापस आकर इसी गुफा में रहने लगते हैं और वो इस बाबा जी की जगह ले लेते हैं। और उस बाबा जी ने उन लोगों को ये कहा था कि अगर इस गुफा तक कोई आदमी पहुंचे और वो आकर उस रेड मार्क्यूरी के बारे में पूछे तो उन्हें उस रेड मार्क्यूरी के लैंड तक जाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद वो आदमी बिमल, कुमार और रूबी को एक पत्ता देते हैं और फिर वो लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी उस पत्ते पे पड़ने के बाद ही वहाँ पर कुछ लिखावट दिखाई देते हैं और ये एक रिडल की तरह था। और इसके बाद बिमल इस रिडल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर ये देखा जाता है कि रूमी को जल्द से जल्द ही उस रेड मार्क्यूरी की जरूरत थी और नहीं तो उसकी जान जा सकती थी, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द थाईलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। और थाईलैंड पहुंचने के बाद बिमल अल महिर के बारे में छानबीन करते हैं, क्योंकि एक वही थे जो कि उन्हें उस आइलैंड तक लेकर जा सकते थे। और इसके बाद अल महिर उन्हें मिलते हैं और फिर अल महिर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और कहते हैं कि उस आइलैंड तक जाने का रास्ता काफी खतरनाक है। और फिर वो लोग किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं और उस आइलैंड से पहुंचने से पहले ही उन्हें एक रात के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि रूबी के पहचान वाले वही प्रोफेसर हिरणमय के साथ यहाँ पर आ पहुँचते हैं और उन लोगों को यहाँ पर देखकर वो लोग हैरान होते हैं, ये सोचकर कि उन्हें यहाँ पर आने का रास्ता कैसे पता। और इसके बाद ये देखा जाता है कि बाकी शाम को प्रोफेसर पर थोड़ा शक था। अब वो सब मिलकर उस आइलैंड के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद ही उन्हें वही प्राचीन मंदिर दिखती है और फिर वो लोग एक एक करके सुराग को समझते हुए उस मंदिर के रास्ते को पार करने लगते हैं। और एक के बाद एक रास्ता पार करने के बाद ही उन लोगों को एक जगह पर बहुत सारे सोने के बॉल्स दिखते हैं, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन बिमल को जो रिडल दिया गया था वहाँ पर ये लिखा था कि अगर पहली दफा ही सब लालच में पड़ जाएंगे तो असली खजाना उन्हें नहीं मिलेगा। और इसीलिए बिमल उन सबको ये कहते हैं कि वो लोग इस सोने के चीजों को हाथ न लगाए। और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली वो लोग एक जगह पर आकर पहुँचते हैं जहाँ पर इसी रेड मार्क्यूरी का तालाब बना हुआ था और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और रूबी जल्द से जल्द इस रेड मार्क्यूरी के तालाब से थोड़ा रूमी के लिए लेने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर गन निकालते हैं और सबको इस रेड मार्क्यूरी से दूर रहने के लिए कहते हैं। और फिर ये पता चलता है कि दरअसल जिस दिन रूबी ने प्रोफेसर को इस रेड मार्क्यूरी और इस आइलैंड के बारे में बताया था तो प्रोफेसर खुद थाईलैंड आ गए थे और अल महिर का पता लगाकर वो अल महिर के साथ पहले ही इस मंदिर में आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर आकर और यहाँ के सारे रिडल्स को देखकर वो समझ चुके थे कि ये रेड मार्क्यूरी को ढूंढने का काम वो अकेले नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो वापस लौट गए थे। और जब उन्हें पता चला था कि रूबी कुमार और बिमल के साथ फिर से इस आइलैंड में आई है तो प्रोफेसर भी हिरणमय के साथ वापस यहाँ पर आ जाते हैं और इसीलिए ही उन लोगों को ये आइलैंड ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा है। और इसके बाद अल महिर प्रोफेसर को ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग एक साथ काम करने वाले थे, लेकिन अब जब उन्हें ये पता चला कि रूमी का जिंदगी इसी रेड मार्क्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है तो वो अब इस छोटी सी बच्ची की जान बचाने के लिए जो भी हो सके वो करेंगे और वो प्रोफेसर का साथ अब नहीं देंगे। और ये बात सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ये कहते हैं कि अगर ये रेड मार्क्यूरी उनका नहीं हो सकता है तो वो ये किसी और को भी नहीं होने देंगे। और ये कहकर वो उस रेड मार्क्यूरी के तालाब में शूट कर देते हैं, जिसके बाद ही वहाँ पर धरती हिलने लगती है और उस गुफा के अंदर
पत्थर गिरने लगते हैं और वहाँ पर एक वॉल्केनो बन जाता है और फिर वो सब वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के ऊपर वही बड़े पत्थर गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि वो सब किसी तरीके से उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं और अल महिर उन लोगों को सेफली समुंदर के इस पार लेकर आते हैं। लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि रूमी की कंडीशन खराब होती जाती है और वो सब परेशान हो जाते हैं। और तभी बाकी शाम एक छोटा सा बॉटल निकालते हैं और ये देखा जाता है कि वहाँ से भागने से पहले ही बाकी शाम एक रेड मर्क्यूरी बहने की जगह से थोड़ा ले लेते हैं और इसी से ही रूमी की जान बच जाती है। और इसके बाद वो लोग समुंदर के इस पार आ जाते हैं और वॉल्केनो तब तक रुक गया था। और फिर वो लोग देखते हैं कि इस वॉल्केनो से ये रेड मर्क्यूरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि समुंदर के एक पोर्शन में वो बहकर आ गया था। और ये देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं। और इसके बाद ही एक सच्चाई सामने आती है कि दरअसल इस छोटी सी बच्ची का नाम रूमी नहीं बल्कि नीपा था और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन थी। और ये देखा जाता है कि दरअसल उस दिन रूबी के कार के साथ उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि बीच सड़क में रूबी को ये बच्ची मिली थी। और इसके बाद ही रूबी को ये पता चल चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है और इनके बॉडी में ब्लड नहीं होता बल्कि यही रेड मर्क्यूरी होता है। और साल में एक बार इनके बॉडी में इसी रेड मर्क्यूरी को रिफिल करना पड़ता है, नहीं तो ये लोग जिंदा नहीं बचते। और उनके प्लेनेट में धीरे धीरे करके ये रेड मर्क्यूरी खत्म हो रही थी और इसके बाद ही उनके प्लेनेट में सबको अर्थ के इस आइलैंड के बारे में पता चला था और इसीलिए नीपा इस रेड मर्क्यूरी को ढूंढते हुए अर्थ पहुंची थी। और इसके बाद ही ये देखा जाता है कि सब तय करते हैं कि वो लोग इस रेड मर्क्यूरी के बारे में दुनिया को नहीं बताएंगे, बल्कि नीपा और उसके प्लेनेट के लोग इस मर्क्यूरी का इस्तेमाल करके अपने प्लेनेट के लोगों को बचा सकते हैं। और इसके बाद ये देखा जाता है कि नीपा अपने प्लेनेट में सिग्नल भेजती है जिससे कि वहाँ से एक यूएफओ उसे लेने के लिए आती है और नीपा सबसे अलविदा लेकर अपने प्लेनेट वापस लौट जाती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।